कहानी की शुरुआत क्रिस्टीन नाम की लड़की से होती है जो किसी के बगल में बिस्तर पर जागती है। और वह उठती है और कुछ कपड़े उठाती है, फिर बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम की एक दीवार उसकी और उस आदमी की तस्वीरों से भरी हुई है। वह अपने हाथ पर वीडिंग बैंड देखती है, फिर बाहर चली जाती है। बेन बिस्तर पर उसका इंतजार कर रहा है। वह उसे बताता है कि उनकी शादी 14 साल पहले हुई थी और वह 40 साल की है। जैसे ही वह कपड़े पहनती है, वह बताता है कि 14 साल पहले उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण उसे कुछ चोटें आईं। उसके लिए सब कुछ याद रखना असंभव हो गया। वह एक दिन के लिए जानकारी संग्रहित करती है, फिर जब वह बिस्तर पर जाती है तो वह सब गायब हो जाता है, और जब वह जागती है तो उसे लगता है कि वह 20 वर्ष की हो गई है। वह उससे उस पर भरोसा करने के लिए कहता है, लेकिन वह डरी हुई है। नाश्ता बनाते समय वह उसे अपने जीवन और अपनी शादी के बारे में बताता रहता है। काम पर जाने से पहले बेन उसे उन चीजों की एक सूची दिखाता है जिनकी उसे आवश्यकता हो सकती है और उन्हें कहाँ मिल सकता है। वह एक नोट देखती है जिसमें लिखा है कि उसे एक बैग पैक करना है। बेन उसे बताता है कि वह उसे अपनी सालगिरह पर अपने साथ ले जाएगा। क्रिस्टीन अकेली है। जब फोन बजता है तो वह सब कुछ समझने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ से डॉक्टर नैश की आवाज आती है, जो उसकी याददाश्त को वापस लाने के लिए उसके साथ काम कर रहे हैं। वह उसे बताता है कि बेन को शायद यह पता न हो कि वह डॉक्टर से मिलने जा रही है। फिर वह उसे अपनी अलमारी के पीछे जूते का डिब्बा खोजने के लिए कहता है। क्रिस्टीन बॉक्स खोलती है और अंदर एक कैमरा पाती है। नैश उसे इसे चालू करने के लिए कहता है। उसके नाटकों की एक रिकॉर्डिंग जिसमें वह अपनी याददाश्त की समस्या के बारे में बात करती है। 2 सप्ताह पहले क्रिस्टीन डो नैश के साथ कार में थी, जो स्वीकार करता है कि उनका पेशेवर रिश्ता थोड़ा अलग है। वह उसे घर से उठाकर ले जाता है और उसके पति की जानकारी के बिना उससे मिलता है। क्रिस्टीन डरी हुई और भ्रमित है। वे एक पार्किंग स्थल में पहुंचते हैं और वह उसे बताता है कि उसने उसे 6 महीने पहले कैसे पाया था। वह बताता है कि वह एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है और वह उसकी भूलने की बीमारी के प्रकार पर एक पेपर तैयार कर रहा है, इसलिए वह मुफ्त में काम करने को तैयार था। जैसे ही वे उसके कार्यालय की ओर चलने लगते हैं तो डॉक्टर नैश उसे बताता है कि भले ही उसे याद नहीं था कि वह कौन था जब उसने अगले दिन फोन किया था, फिर भी वह उसके साथ काम करने के लिए सहमत हो गई। क्रिस्टीन ने अपने पति से एक मनोवैज्ञानिक के साथ काम करने का जिक्र किया, लेकिन वह इसके सख्त खिलाफ था क्योंकि उसने पहले भी थेरेपी करवाई थी, जिससे वह परेशान हो गई थी। अपने कार्यालय में वह उसे कैमरा देता है और उसे एक दृश्य डायरी रखने के लिए कहता है। डॉक्टर नैश उसे बताता है कि उसे 10 साल पहले एक क्रूर हमले में चोटें लगी थीं। सिर पर बार बार वार करने से चोटें आई थीं। वह भ्रमित है क्योंकि बेन ने उसे एक और कहानी सुनाई थी। डॉक्टर उसे हमले के बारे में समाचार लेख दिखाता है और वह सोचती है कि कोई उसे मारने की कोशिश क्यों करेगा। वह समझाता है कि उसके अलावा कोई भी वास्तव में नहीं जानता। जब वे चले जाते हैं तो वह उसे बेन को कैमरे के बारे में न बताने के लिए कहता है, ताकि वह अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने के लिए बांधा न आए। वह उसे बताता है कि उसे इसे कहाँ छिपाना है और वह उसे याद दिलाने के लिए सुबह फोन करेगा। वह योजना से सहमत हो जाती है। उस रात जब बेन उनके लिए कोको तैयार कर रहा था, क्रिस्टीन बाथरूम में अपनी वीडियो डायरी में पहली प्रविष्टि रिकॉर्ड करने के लिए गई। उसने अपनी याददाश्त के बारे में बताती है और जब उसने बेन को आते हुए सुना तो उसने कैमरा छिपाने की कोशिश की और बिस्तर पर चली गई, यह दिखावा करते हुए कि वह पहले से ही सो रही है। अगली सुबह क्रिस्टीन बेन के बगल में जागती है। वह दिखावा करता है कि वह अभी भी सो रहा है। वे उसकी याददाश्त, अपने जीवन और उसके जीवन के बारे में एक ही बातचीत करते हैं। वह समझ नहीं पाती कि वह पूरे दिन क्या करती है और निराश दिखती है। बाद में वह फिर से डॉक्टर के साथ कार में बैठकर वीडियो देख रही है। क्रिस्टीन कहती है कि रिकॉर्डिंग के बिना वह बेन द्वारा बताई गई हर बात पर विश्वास कर लेती। जैसे कि कार दुर्घटना के बारे में सोचती है तो वह आश्चर्य हो जाती है कि वह उससे और क्या झूठ बोलता है। डॉक्टर नैश कहते हैं कि वह घर के फोन पर उसे कॉल करने का जोखिम नहीं उठा सकते। क्रिस्टीन उसे बताती है कि वह हर समय डरना नहीं चाहती और पूछती है कि क्या वह उसके लिए जो उपचार योजना बना रहा है वह काम करेगा। डॉक्टर नैश बताते हैं कि दुर्लभ मामलों में हमले के दृश्य पर वापस जाने से याददाश्त को जगाने में मदद मिलती है, लेकिन वहां जाने के पीछे उनका उद्देश्य उस महिला के साथ विश्वास कायम करना है। जब वे औद्योगिक परिसर में पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात केयर टेकर से मिलते हैं। वह उन्हें उस स्थान पर ले जाता है जहां उसने उसे पाया था और उन्हें बताता है कि वह नग्न थी। उसके शरीर पर केवल एक चादर थी और वह खून से लथपथ थी। उसे तब भी कुछ याद नहीं था। कार में वापस आकर वह नैश से पूछती है कि वह हवाई अड्डे पर क्या कर रही थी। वह उसे बताता है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे होटल हैं और यह भी बताता है कि हो सकता है
कि उसका किसी के साथ शायद कोई अफेयर चल रहा हो। मेडिकल रिपोर्ट में हाल ही में संभोग का संकेत दिया गया था। वह उससे पूछती है कि क्या उसके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि रिपोर्ट में कुछ और ही बताया गया है। क्रिस्टीन को यकीन नहीं हो रहा कि वह धोखेबाज हो सकती है। बाद में वह अपने बाथरूम में यह कह रही है और कह रही थी कि उसे याद रखना चाहिए कि क्या हुआ, चाहे वह कुछ भी करे। उसने बच्चों के खेलने की आवाज सुनी और जांच करने गई, लेकिन उस रात बाहर कोई नहीं था। वह नहाने के लिए अंदर चली गई। तभी बेन उसके साथ आ गया और उसे चूमने लगा और वे प्यार करने लगे। उसे एक निशान वाली एक याद आई जिसके जबड़े पर निशान था। वे दोनों साथ सो गए और क्रिस्टीन को एक होटल के कमरे का सपना आया। उस हमले में अगले दिन डॉ नैश द्वारा क्रिस्टीन पर परीक्षण किए जा रहे थे। वह उसे तस्वीरें दिखाता है जिन्हें उसे पहचानना था। वह तस्वीरों को देखती है और परेशान हो जाती है, इसीलिए वह एमआरआई में पैनिक बटन दबाती है। बाद में वे प्रतीक्षा कक्ष में बात करते हैं और वह उसे बताता है कि कुछ तस्वीरें ध्यान में थीं और अन्य उसकी फाइल में थीं। उसने जो तस्वीर दिखाई, उसने उसके मस्तिष्क में एक अलग प्रतिक्रिया उत्पन्न की। क्रिस्टीन को नहीं पता कि तस्वीर में महिला कौन है, जबकि उस पर क्लेयर नाम लिखा हुआ है। उस रात बेन के साथ डिनर करते समय वह उससे क्लेयर के बारे में पूछती है। बेन कहता है कि वह उसे नहीं जानता, फिर पूछता है कि क्रिस्टीन यह बात क्यों उठा रही हो। जब वह उसे बताती है कि उसे कुछ याद है, तो वह उसकी याददाश्त में दिलचस्पी लेने लगता है। वह कुछ चीजों का उल्लेख करती है, ज्यादातर फोटो से, और वह उसे बताता है कि यह पहली बार नहीं था जब उसे क्लेयर के बारे में याद आया था। बेन कहता है कि वे कभी दोस्त थे, लेकिन वह दूर चली गई और अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस्टीन इस बात पर जोर देती है कि यह बात मायने रखती है। बेन अपनी लाइब्रेरी में रखी हुई तस्वीरों का एक बॉक्स लाता है। वे तस्वीर उसकी और क्लेयर की हैं। वह पूछती है कि वह उन्हें उससे क्यों छुपाता है, और बेन समझाता है कि वह उसे इस तथ्य से बचाने के लिए ऐसा करता है कि उसकी दोस्त उसकी स्थिति को संभाल नहीं सकती। क्रिस्टीन उससे पूछती है कि अगर वह उससे चीजें छुपाता है तो वह उस पर कैसे भरोसा कर सकती है, लेकिन बेन उसे बताता है कि वह हमेशा हर चीज से निपटने में सक्षम नहीं हो सकता। बाद में वह एक नई रिकॉर्डिंग बनती है कि बेन क्लेयर को उसे छिपा रहा है और वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती। उसके बाद बेन देखता है कि उसने बाथरूम में क्लेयर की तस्वीरें टेप कर ली हैं। डॉ नैश क्रिस्टीन को बुलाता है और उसे सब कुछ फिर से समझाता है। वह पिछले दिन की रिकॉर्डिंग देखती है जिसमें कहा गया है कि बेन पर भरोसा न करें। फिर वह झूम करके देखती है कि पिछले दिन की तस्वीरें अब गायब हैं। वह क्रोधित हो जाती है और बेन के अध्ययन कक्ष में कुछ खोजने लगती है। उसे एक चाबी मिलती है जो उसे तस्वीरों तक ले जाती है। उन्हें पलटते हुए उसे क्लेयर और उसके गर्भवती होने की याद आती है। वह बाथरूम में तस्वीरें और एल्बम में तस्वीरें देखने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसके बच्चे का कोई सबूत नहीं है। क्रिस्टीन उसके पेट की जांच करती है और उसके खिंचाव के निशान देखती है। उसे अपने बेटे के साथ हुई बातचीत याद आती है। वह बेन को अपने बच्चे के बारे में पूछने के लिए बुलाती है और वह तुरंत घर आ जाता है। क्रिस्टीन परेशान है और जानना चाहती है कि उनका बच्चा कहाँ है। बेन उसे गले लगाता है और बताता है कि उनका बेटा अंदर ही मर गया था। वह उसे बताता है कि बच्चा अपने 9वें जन्मदिन से पहले मेनिंजाइटिस से मर गया। वह एक और बॉक्स लेता है जिसे वह उससे छिपाता है ताकि वह खुद उन बक्सों तक ना पहुंच पाए। उसे अपने बेटे एडम की एक तस्वीर दिखाता है। जब वह बच्चा था, क्रिस्टीन रोती है, लेकिन वह उसे याद नहीं करती है। जब वह तस्वीरों को देखती है, वह उसका जन्म प्रमाण पत्र और उसकी लिखावट में एक नोट देखती है। बेन तस्वीरें वापस ले लेता है और बाद में क्रिस्टीन एक और वीडियो बनाती है जिसमें वह कहती है कि हालांकि ये दुख बेन के लिए नया नहीं हो सकता है, लेकिन यह उसके लिए है और यह उसके जीवन के बाकी दिनों में हर दूसरे दिन नया होगा। क्रिस्टीन को एक और बुरा सपना आता है। उस घाव वाले आदमी और उसके हमले के बारे में वह डर कर उठती है और फिर देखती है एडम के बारे में उसकी रिकॉर्डिंग देखती है और रोने लग जाती है। क्रिस्टीन बाथरूम में फोटो की दीवार को अलग करना शुरू करती है। जब वह नैश से फिर से बात करती है तो वह पूछती है कि क्या वह उसके बेटे के बारे में जानता है, और वह उसे बताता है कि वे उसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। वह सोचने लगती है कि शायद यह बेहतर है कि वह सब कुछ न जाने। क्रिस्टीन डॉक्टर से पूछती है कि क्या वे बस थोड़ी देर के लिए वहां बैठ सकते हैं। फिर पूछती है कि क्या उसे बेन को थेरेपी के बारे में बताना चाहिए। उस रात वह और बेन एडम के बारे में बात करते हैं। फिर से वह पूछती है कि क्या वह दुर्घटना से पहले एक अच्छी माँ थी। बेन कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करती थी और उसे एक पल के लिए उसकी याद आती है। क्रिस्टीन कहती है कि वह समझती है कि बेन के लिए यह सब बार बार करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन उसे अपने बेटे को उससे न छिपाने के लिए कहती है। फिर से वह उससे माफी मांगता है। उस रात क्रिस्टीन को एक और स्वप्न आता है। वह एक होटल में है और वह अपने बेटे को वहां देख सकती है। उसे एक नोट मिलता है जिस पर माइक का नाम लिखा है और फिर उसे फिर से निशान वाला आदमी याद आता है। अंत में उसे हमले के कुछ हिस्से याद आते हैं। क्रिस्टीन जागती है
और सब कुछ भूल जाती है। क्रिस्टीन डॉ नैश के साथ कार में है, कहीं जा रही है। जब वे रुकते हैं तो वह उसे माइक का नाम बताती है और कहती है कि वह वही आदमी है जिसने उसे चोट पहुंचाई। डॉक्टर उसे दिलासा देता है और उसे चूमने के लिए झुकता है। जब वह देखती है कि उसका नाम माइक है, उसे याद आता है कि उसने होटल के कमरे में उसे मारा था, इसलिए वह कार से भाग जाती है। वह अपनी डिक्की से एक सिरिंज लेता है और लॉन पियर पर उसके पीछे भागता है और बाद में उसे पकड़ लेता है। बाद में क्रिस्टीन अपने सोफा पर बैठी होती है। उसका फोन बजता है। वह डॉक्टर नैश का फोन उठाती है और वह उसे समझाता है कि उसने उसे शांत करने के लिए उसे एक शामक दवा दी थी, उसे सोने नहीं दिया। उसे याद है कि उसने उसे बताया था कि वह भ्रमित थी और उसके बारे में कल्पनाओं से ग्रस्त थी। उसने अपने सभी डर और संदेह उस पर डाल रही है। इससे पहले कि वह फोन रखने से पहले वह कहता है कि उसे बेन के बारे में कुछ पता चला है, जिसके बारे में उसे व्यक्तिगत रूप से उसे बताना होगा। बेन घर आता है और वे साथ में खाना खाते हैं। वह उससे पूछता है कि जब उसने उसे फोन करने की कोशिश की थी तो वह फोन पर किससे बात कर रही थी, और वह झूठ बोलती है कि वह उसे फोन कर रही थी। अगले दिन क्रिस्टीन डॉक्टर नैश को यह बताते हुए सुन रही थी कि कैसे उसके जैसे कमजोर मरीज अपने मनोचिकित्सकों के लिए भावनाएं विकसित कर सकते हैं। मनोचिकित्सक द्वारा अपने मरीजों के लिए भावनाएं विकसित करना कम आम बात है। वह कहता है कि यह अव्यावसायिक है। उसे लगता है कि वह उनकी एकमात्र उम्मीद है और वे प्रगति कर रहे हैं जब वह उसे कहता है कि वह उसे एक सहकर्मी के पास भेजे देगा। डॉक्टर नैश का मानना है कि उसका आगे इलाज करना अनैतिक होगा, लेकिन उसे लगता है कि उसकी प्रगति ध्यान देने योग्य है। उसे सुबह कॉल करने से पहले ही रिकॉर्डिंग देखना याद रखा था। इसके बाद वह उसे बताता है कि उसे पता चला है कि बेन ने उसे पागलपने से नर्सिंग होम में स्थानांतरित कर दिया है। डॉक्टर किसी तरह से प्रशासक से बात करने में कामयाब हो गया, जिसने उसे बताया कि उसकी दोस्त क्लेयर उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। वह उसे क्लेयर का नंबर देता है। प्रशासक ने नैश को यह भी बताया कि बेन ने उसे 4 साल पहले उससे तलाक ले लिया था। बाद में क्रिस्टीन क्लेयर को कॉल करती है और उसे एक संदेश छोड़ती है जिसमें कहा जाता है कि उसे वास्तव में उससे बात करनी है। वह बेन से मिलने उसके काम पर जाती है। जब वह पूछती है कि क्या वे तलाकशुदा हैं, तो वह क्रोधित हो जाता है, लेकिन वह सच्चाई जानने पर जोर देती है। बेन उसे बताता है कि यह उनके बेटे की मौत की वजह से हुआ है। पहले वह उससे दूर चला गया था, लेकिन वह वापस आ गया था और अब वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसी दिन क्लेयर क्रिस्टीन को वापस बुलाती है। उसे उसके बारे में कुछ बातें याद आती हैं। क्लेयर उसे बताती है कि वह उस नर्सिंग होम को फोन करती थी जहां क्रिस्टीन को रखा गया था। वह उसे बताती है कि वह उसे याद करती है और उसे मिलना चाहती है। वे 1 घंटे में वेधशाला में मिलने का फैसला करते हैं। क्रिस्टीन क्लेयर से मिलने जाती है और एक बेंच पर उसका इंतजार करती है। जब क्लेयर आती है तो क्रिस्टीन उसे याद करती है। वे एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। क्रिस्टीन ने क्लेयर से पूछा कि क्या वह एक अच्छी माँ थी, और वह जवाब दिया कि वह बहुत अच्छी थी। बेन एक अच्छा पिता भी था। वह अपने दोस्त से पूछती है कि उसके साथ ऐसा किसने किया। वे दोनों शराब पीते हैं और क्लेयर उसे बताती है कि शायद उसका किसी से अफेयर चल रहा था। आखिरकार उसने उसे कबूल कर लिया, लेकिन उस आदमी के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं दी। क्लेयर ने बेन को बताने के लिए उससे माफी मांगी, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि उसने पहले ही पुलिस को बता दिया था। क्रिस्टीन को लगता है कि यही कारण है कि बेन कभी भी उससे किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करता, यहाँ तक कि वह भी उससे बात नहीं करती है। क्लेयर ने उसे बताया कि उसकी दुर्घटना के बाद उसने बेन की मदद करने की कोशिश की थी और उन दोनों ने बहुत समय साथ में बिताया, आखिरकार एक साथ सोते भी। उसने इस वजह से उसने उनसे दूर रहने का फैसला किया। इस वजह से क्रिस्टीन के जाने से पहले वह उसे एक नोट देती है जो बेन ने क्लेयर के पास छोड़ा था। अगर वह इसे पढ़ने और समझने में सक्षम थी, पत्र में कारण बताए गए हैं कि उसने उसे क्यों छोड़ा। इसमें बेन ने कहा कि इसका मुख्य कारण उनके बेटे की खुशी और भलाई थी, जो उसे इस तरह से देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्रिस्टीन ने पत्र खत्म किया। जब बेन घर पहुंचा तो उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वह बेन से बात कर रही है और उसे बता रही है कि जब तक वह वीडियो देखेगा तब तक उसे सब कुछ पता चल जाएगा, जिसमें यह भी शामिल है कि उसके लिए उसके मन में बस एक ही भावना है, वह है प्यार। क्रिस्टीन बेन को वह वीडियो दिखाती है जो उसने उसके लिए रिकॉर्ड किया था और उसे बताना शुरू करती है कि पिछले हफ्तों में क्या क्या हुआ है। वह उसे डॉक्टर नैश के बारे में बताती है और वह इस बात से नाराज होता है कि उसने यह बात छिपाई। जब वह उससे कहती है कि वह उसे माफ कर देती है और उसे प्यार करती है तो वह उसे मारता है। क्रिस्टीन क्लेयर को कॉल करती है और उसे बताती है कि बेन के साथ क्या हुआ है। वह कहती है कि वह उसे कॉल करेगी और इस बीच क्रिस्टीन को भी कॉल करेगी। इसी बीच वह एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वह कहती है कि उसने उसे मारा। क्लेयर उसे वापस बुलाती है और बताती है कि बेन अकेला रह रहा है
और पिछले 4 सालों से उसे नहीं देखा है। वह उससे बेन का वर्णन करने के लिए कहती है। उनके विवरण मेल नहीं खाते। क्लेयर उसे बताती है कि बेन के शरीर पर एक निशान है, उसके चेहरे के किनारे, और क्रिस्टीन को एक फ्लैशबैक याद आ गया है। बेन को वह जानती है, वह वापस आता है और वह बाथरूम में जाती है, यह देखने के लिए कि क्या उस पर कोई निशान है। जब उसे कोई निशान नहीं दिखता तो क्लेयर उसे बताती है कि वह जिस आदमी के साथ रह रही है वह बेन नहीं है। अचानक क्रिस्टीन को पता चलता है कि दीवार पर लगी सभी तस्वीरें नकली हैं। वह हमले को याद करने लगती है और मदद के लिए विनती करती है, लेकिन उसे अपना पता याद नहीं आता। क्लेयर उसे पता लगाने के लिए कहती है। जबकि बेन अंदर आने की कोशिश करता है तो उसे हमले की एक और घटना याद आती। फिर उसने दरवाजा खोला, बेन वहां नहीं था। क्रिस्टीन सीढ़ियों से नीचे उतरी और मुख्य द्वार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे बंद पाया। उसे पीछे के दरवाजे की चाबी मिल गई और वह घर से बाहर निकल गई। तभी बेन ने अचानक उसे पकड़ लिया। अगली सुबह क्रिस्टीन बेन के साथ अपने बिस्तर पर जागती है। वह बाथरूम के अंदर जाती है और तस्वीरें देखती है, फिर बाहर निकलती है और उसे बिस्तर पर बैठा हुआ पाती है और उसे बता रही होती है कि वह कौन है। जब वह चला जाता है तो डॉक्टर उसे बुलाता है और उसे कैमरा खोजने के लिए कहता है। उसे केवल रिकॉर्डिंग दिखाई देती है जिसमें वह कहती है कि वह बेन से प्यार करती है। उसके बाद उसे अपने गाल पर चोट का निशान दिखाई देता है। फोन बजता है और इस बार बेन होता है, जो पूछता है कि क्या सब ठीक है। बेन उसे उनकी सालगिरह के लिए सामान पैक करने की याद दिलाता है। वह उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है। बाद में नैश क्रिस्टीन को फोन करने की कोशिश कर रहा होता है जब उसे मुख्य रिसेप्शन पर बुलाया जाता है। बेन उससे टकराता है और अपना परिचय देता है। उस रात बेन और क्रिस्टीन हवाई अड्डे के पास एक होटल में ड्राइव करके जाते हैं। वह पूछती है कि क्या यह वाकई उनकी सालगिरह है और वह उसे बताता है कि यह उनकी शादी की सालगिरह नहीं है बल्कि एक अलग तरह की सालगिरह है। क्रिस्टीन समझ नहीं पाती कि वह उसे वहां क्यों लाया है। वह उसे एक गिलास शैंपेन देता है और कहता है कि वह चाहता है कि वह अपने हमले को याद रखे। अचानक उसे याद आता है कि वह वास्तव में माइक है। क्रिस्टीन पूछती है कि बेन कहाँ है और माइक उसे बताता है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया था जब वह वहां रहता था। वह उसे फर्जी दस्तावेजों के साथ नर्सिंग होम से बाहर ले गया ताकि उसकी देखभाल कर सके, लेकिन अब वह झूठ बोलकर थक गया है और चाहता है कि वह सब कुछ याद रखे। क्रिस्टीन को हमले का दिन याद है और वह उसे धमका रहा था कि वह उसके पति को बुलाएगा, फिर उसे पीटेगा। उसे एहसास होता है कि उसने ही उस पर हमला किया था। वह उससे कहता है कि जो कुछ हुआ उसके लिए वह खुद से नफरत करता है और उससे विनती करता है कि वह वहां से न जाए। क्रिस्टीन डरी हुई है क्योंकि उसे उस रात की सारी बातें याद हैं जब उसने उस पर हमला किया था। माइक उससे विनती करता रहता है कि वह वहां से ना जाए, लेकिन फिर वह यह देखने के लिए एक तरफ हट जाता है कि क्या वह वहां से जाएगी तो वह उसे फिर से पीटता है। वह उससे कहता है कि वे या तो साथ साथ चले जाएंगे या फिर वे वहां से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। फिर वह कैमरे से उसकी सारी रिकॉर्डिंग मिटाना शुरू कर देता है और उसे बताता है कि वह आजाद है। माइक उसे चूमने के लिए कहता है और वह डर के मारे ऐसा करती है। वह उससे कहता है कि उसे बेन और एडम को भूलना होगा क्योंकि वे उसे भूल गए हैं। क्रिस्टीन को एहसास होता है कि एडम मरा नहीं है और वह उसे फिर से पीटना शुरू कर देता है। वह वापस लड़ती है, लेकिन वह उसे दबा लेता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। क्रिस्टीन उसे चाकू मारती है और भागने की कोशिश करती है और कमरे से भाग जाती है। फिर फायर अलार्म चालू करती है। एम्बुलेंस और पुलिस ने होटल को घेर लिया है। क्रिस्टीन एम्बुलेंस के पीछे है, एक नया वीडियो रिकॉर्ड कर रही है जिसमें वह बता रही है कि उसके साथ क्या हुआ। बाद में डॉक्टर नैश उसके अस्पताल के कमरे में जाता है और उसे जगाता है और बताता है कि वह कौन है। वह उसे बताता है कि वह वहां उसका दोस्त है, न कि उसका डॉक्टर। चूंकि उसे किसी की देखभाल की जरूरत है, क्लेयर उसे उठाकर अपने साथ घर ले जाएगी। वह उससे पूछता है कि क्या उसे क्लेयर याद है। क्रिस्टीन कहती है कि उसे याद है। नैश उससे बात करना जारी रखता है, कहता है कि माइक ने उसके साथ जो किया उसके लिए उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। फिर वह उसे बताता है कि उसके लिए उसके पास एक आगंतुक है जो उसके इलाज में सफलता बन सकता है। नैश पलटती है और बेन, उसका असली पूर्व पति, दरवाजे पर है। डॉक्टर नैश उसे कमरे के अंदर आने देता है। वह उसके पास जाता है और उसे बताता है कि वह उसका बेन है। अगर उसे पता होता कि वह खतरे में है तो वह कभी दूर नहीं रहता। वह बैठ जाता है और उसे एडम के बारे में बताता है। बेन कहता है कि वे दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं। वह एडम को लेने के लिए बाहर जाता है। लड़का अंदर आता है और अपनी माँ के पास जाता है। वह अपना परिचय देता है और उसे कुछ याद आने लगता है जो वह उससे तब कहा करती थी जब वह छोटा था। क्रिस्टीन को आखिरकार उसकी याद आ जाती है। वे गले मिलते हैं और कहती हैं कि वह उसका एडम है। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।